नमस्कार आप सभी का। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 15 में। इससे पहले 14 मॉक हो चुके हैं। आई होप आपने वो सारे मॉक्स देख लिए हैं। टोटल इस सीरीज में आपको 50 मॉक मिलने वाले हैं। ये 50 मॉक ऐसे हैं जो आपको CGL, CHSL, CPO, NTPC या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें हेल्प करने वाली है। हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाते हैं और फिर ये मॉक बनाते हैं। इनका एनोटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर मिल जाएगा। आई होप आपने ज्वाइन कर लिया है टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक नहीं किया है तो यहाँ से आप ज्वाइन कर लो। जो भी बेनिफिट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। ये हमारा पेड बैच है देन मॉक मास्टरी 1.0 है। इसके बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 45 टू 63 और इसका जो कंजम्पशन है ना वो 20% रिड्यूस हो गया है। अब आप ये बताओ कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है। देखो प्राइस जो है ना 45 से 63 हो गया और रिड्यूस हो गया कंजम्पशन 20%। देखो जब मैं प्राइस की बात करूं ना समझना, जब मैं प्राइस की बात करूं तो 45 से 63 हो गया और कंजम्पशन 20% रिड्यूस हुआ है। 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब अगर पहले 5 क्वांटिटी खरीदते थे ना तो अब केवल 4 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। देखो प्राइस 45 था और 5 क्वांटिटी खरीद रहे थे। जब 63 था तो क्वांटिटी 4 था। एक चीज ध्यान रखना, रिड्यूस 20% में आप कुछ भी रिड्यूस कर सकते हो, बस आपको 20% को लेना है। ठीक है, क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर हम देखें तो 9 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इनडायरेक्टली आप देखोगे जो पहले 25 क्वांटिटी हुआ करता था यानी टोटल खर्चा अब 7 4 28 हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ है 3। किससे 25 से। 325 का 12% है। बहुत ही शानदार सवाल है लेकिन हमने आंसर भी बहुत शानदार तरीके से दे दिया। इजी है, टफ मत बनाना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। द सम ऑफ मनी which when given on compound interest at 20% per annum would fetch 1205 more when the interest is payable half yearly then when it is payable annually for 2 year। देखो आपसे पूछा है कि वो सम बताओ जो जो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से 1205 रुपए एक्स्ट्रा देगा अगर हम हाफ ईयरली काउंट करें एज कंपेयर टू एनुअली 2 साल के लिए। अभी देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में और फिर हम लगाएंगे केक मेथड। देखो क्या है, मान लिया मैंने एक प्रिंसिपल, कितना मान लिया मैंने प्रिंसिपल 10,000 मानने में क्या जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने ईयरली करा, ईयरली एट 20% तो क्या होगा 2 साल का 2000 2000 और 2000 का 20% 400, तो ये कितना हो गया 2400। अब इसी सम को अगर मैं ईयरली की जगह हाफ ईयरली करूं तो हाफ ईयरली एट 20%, तो इसमें आपको भी पता है क्या होता है, रेट जो होता है ना वो आधा हो जाता है और टाइम जो होता है ना वो डबल हो जाता है यानी 4 साल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 10% के हिसाब से 4 साल का इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये ऐसे आएगा, देखो 1000 1000 1000 1000 1000 का 10% 100 200 300 10 31, तो यहां पे आ जाएगा देखो 4000 45 2 45 4641। ठीक है, सो हमारे अकॉर्डिंग अगर प्रिंसिपल 10,000 होगा ना, अगर प्रिंसिपल 10,000 होगा तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4400 होगा। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैंने ईयरली कर दिया, हाफ ईयरली कर दिया तो 4641 है। तो कायदे से डिफरेंस कितना आ रहा है, कायदे से डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, आप बोलोगे 241, जबकि सवाल में डिफरेंस कितना है 1205। तो 1205 वैल्यू है 241 की। अब बताओ प्रिंसिपल कितना है 10,000, इसकी वैल्यू क्या आएगी 50,000। सच अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी बढ़िया है इस सवाल का, हल्का सा टाइम लेगा लेकिन है इजी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, क्या है देखो, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है, और 1 में a 1 में b 1 में c भी दे रखा है। आपसे पूछा ए बी सी कितना होगा। देखो सबसे पहले तो ये जो 1 में a 1 में b 1 में c दे रखा है ना, इसको जब आप थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे ना तो यू विल फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में ए बी सी इज इक्वल टू 11/6 है। आपसे पूछा है ए बी सी कितना होगा। ओके, ए बी सी कितना होगा, तो देखो कैसे कर सकते हो इस सवाल को। एक काम करते हैं ना, इसको हम रेशियो में ले लेते हैं 11p और 6p, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, अब p की वैल्यू निकालना है बस। देखो हमें इतना पता है a प्लस बी प्लस सी या a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, बट इससे तो हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, वैसे तो वैल्यू दिख रहा है कि 3 2 और 1 है जो सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू तो 3 2 और 1 पुट करोगे आ जाएगा। यहां से ना हम a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? शायद नहीं, शायद नहीं, बट हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के तो निकाल ही सकते हैं। देखो कैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब समझना, a प्लस बी प्लस सी कितना था 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 14 प्लस में डबल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ई बी हमने कितना माना था 11p। अब आप देखो 14 उधर गया 22 इज इक्वल टू 22p, p की वैल्यू 1 आ गई तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 6, ये रहा आंसर। ठीक है, आसान है। बाकी वैल्यू भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो 3 2 1 आ रहा है यानी 6 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रोहन ने ना ट्वाइस स्कोर किया है इंग्लिश में एज ही डिड इन साइंस। साइंस में इसने जो भी स्कोर किया है उससे इंग्लिश में डबल स्कोर किया, ध्यान रखना। His total marks in English, Science and Mathematics are 126 and the ratio of his marks in English and Maths is 2:3। देखो इंग्लिश और मैथ्स का रेशियो भी 2:3 है, तो कायदे से आप देखोगे तो ये तो रेशियो आ गया ना साइंस इंग्लिश और मैथ्स का। ठीक है ना, 126 को अगर इसमें डिवाइड करोगे तो 21 21 42 63, इंग्लिश का पूछा है 42, इजी है। यहां देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस, क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इनमें से किसके बराबर है? ठीक है, एक तरीका है कि आप वैल्यू पुट करो और देखो कौन सही आ रहा है कौन गलत आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहां ना आप बेसिक अप्लाई करो। देखो कैसे, जैसे tan का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, सेक का 1 बाय कॉस माइनस 1, नीचे भी वही आ रहा है साइन बाय कॉस माइनस 1 अपॉन में कॉस प्लस 1। तो आप देखोगे एलसीएम लेने के बाद साइन प्लस 1 माइनस कॉस और नीचे आ जाएगा साइन माइनस 1 प्लस कॉस। ठीक है, नीचे कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अभी तक अगर आप देखोगे तो अभी तक जो आपने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 आ रहा है और नीचे आ रहा है साइन प्लस कॉस माइनस 1। एक काम करते हैं, इसको ना रेशनलाइज करते हैं, साइन प्लस कॉस प्लस 1 से, नीचे भी साइन प्लस कॉस प्लस 1 से। ठीक है, अब इसको इससे करोगे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन माइनस कॉस को 1 से करोगे तो ये आएगा, 1 को इससे करोगे तो साइन प्लस कॉस आएगा, यहां माइनस है ध्यान रखना, और 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा। आगे देखो ये आ जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1,
क्लियर? यहां अगर देखा जाए तो कॉस से कॉस कट रहा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन प्लस 1 को ना एक काम करता हूं मैं, फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देता हूं, और नीचे देखो ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 है, तो नीचे बस बचेगा 2 साइन कॉस। अब देखो ये और ये कट गया, ऊपर क्या बच रहा है, 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, तो 2 साइन अगर कॉमन ले लूंगा ना तो साइन प्लस 1 बचेगा, और नीचे है 2 साइन कॉस, ये कट गया, तो इनडायरेक्टली साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये आंसर है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक चीज ध्यान रखना, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और ऐसा कुछ नया कंसेप्ट नहीं है जो हम लगा रहे हैं, ओके? तो आपको भी वो आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 33 और ABC जो है ना वो प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2A प्लस 3B प्लस C कितना हो सकता है? बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2A प्लस 3B प्लस C कितना हो सकता है? थोड़ा ना दिमाग लगाओ। ABC की वैल्यू 1 से लेके 9 तक ही रह सकता है, 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर नहीं है। तो मैक्सिमम जो है ना आप 7 पुट कर दोगे, तो 7 पुट करने पे 7 दूनी 14, 21 35 7 42, लेकिन सारे ऑप्शन छोटे ही हैं, दैट मीन्स की वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू सॉल्व इट। पहले देखो 5 2 A 6 B 7 C, ये 33 के टेबल में आ रहा है। 33 के टेबल में आने का मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 11 एंड 3। 11 का रूल क्या कहता है, 5 प्लस A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6 8 प्लस 7 15। दिस शुड बी इक्वल टू आइदर 0 और 11 और 22 और 33 और 44 और 55, ऐसे चलता है, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ओके? नाउ यहां देखोगे तो A प्लस B प्लस C माइनस 5, सॉरी प्लस 5 माइनस 10 है, तो माइनस 10 इज इक्वल टू आइदर 0 और 11 और 22 और 33। इतना ज्यादा जाते नहीं है क्योंकि ऑप्शन है नहीं, ठीक है? यहां देखो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, अगर इधर गया तो, या 21 या 22, 10 32, इससे ऊपर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि 2A प्लस 3B प्लस C ये दे रखा है। A प्लस B प्लस C इन एनी सर्कमस्टांसेस 21 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप 7 ही रख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू, यानी एक तरीका तो ये आ गया कि A प्लस B प्लस C जो है ना वो या तो 10 आएगा या 21 आएगा, ये A प्लस B प्लस C है, ध्यान रखना, ओके? अभी भी आंसर नहीं आया है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें ना यहाँ पे 2A प्लस 3B निकालना है, तो कुल मिला के A प्लस 2B और ऐड करना पड़ेगा इसमें, A प्लस 2B और ऐड करना पड़ेगा 10 में या 21 में, ओके? अब वो निकालने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। अगला 5 2 7 6 13 7 20, 20 प्लस A प्लस B प्लस C शुड बी डिविजिबल बाई 3, तो A प्लस B प्लस C 0 प्राइम नंबर नहीं होता तो नहीं हो सकता, तो 23, कम से कम जो A प्लस B प्लस C होगा ना वो 4 होगा या 7 होगा या 10 या 13 या 16 या 19 या 21, ठीक है? ये मैंने जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो लिख दिया है। अब ध्यान रखना ABC प्राइम नंबर है, ABC प्राइम है, यहां से अगर आप देखोगे तो A प्लस B प्लस C या तो 10 होगा या 21 होगा, यहां पे इतने सारे हैं, तो 4 7 लेके तो कोई फायदा नहीं है, तो या तो हमें 10 लेना पड़ेगा या 21 लेना पड़ेगा, जो कि यहीं से आ गया था। अब ना आपको वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा, वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे देखो कैसे, अगर कभी भी 3 प्राइम नंबर का सम इवन है, ठीक है, अगर कभी भी 3 प्राइम नंबर का सम इवन है तो उनमें से एक 2 होगा फॉर श्योर, ठीक है? अब अगर ये 2 है
तो इन दोनों का सम 8 आ रहा है, यानी 3 + 5 या फिर 5 + 3। एक ऑप्शन तो ये आ गया, आगे पीछे करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू आप 5 भी ले सकते हो। ए की वैल्यू अगर मैंने 5 ले लिया तो 10, 3b यानी 9, 19 और 2, सी की वैल्यू 2 ले लिया 21, बट 21 है ही नहीं इसमें। तो कुल मिला के a + b + c वाला जो सेगमेंट है ना वो खत्म हो जाता है, ये वाला जो 10 वाला है ना वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो a + b + c 10 है ना, तो अगर हमें तीनों का प्राइम बनाए तो मैक्सिमम मैं कितना ले सकता हूं? देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, वो 2 आएगा ही आएगा, तो बचा हुआ 5 और 3 है। जब मैंने a की वैल्यू मैक्सिमम पुट की ना 5, यहां पुट करूंगा 5 × 15, 6 21, 2 23, 23 तो हो सकता है यार। ये रहा आंसर, आ गया आंसर, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? देखो 3b यानी 15, 2a यानी 6 और c यानी 2, यहीं से आंसर आ गया। आगे सॉल्व मत करो, 21 पे जाओगे तो वैल्यू बहुत लंबा जाएगा, तो 23 हो सकता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर कभी भी आपको लगे, जैसे मैंने b की वैल्यू 3 पुट कर दिया ना, तो 15 + 6 + 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में छोड़ना है। बट आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो एक वैल्यू तो चलो ये हो गया, फिर हमें ना 21 रख के भी देखना चाहिए। देखो 21 वाले केस में ना, अगर a + b + c 21 है ना, तो 7 7 7 है, तो उस केस में देखो 7 दूनी 14, 7 या 21, 35 7 42 आएगा, बट 42 है नहीं यहां पे ऑप्शन में, 42 है नहीं ऑप्शन में। 42 है ही नहीं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। 23 होगा, फिर 42 हो सकता है वैसे एक वैल्यू इसकी 42, बट अगर मैंने, हाँ 42 भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 42 ही आनी चाहिए थी वैसे तो। 3 2 5 1 6, 6 के टेबल में है ही नहीं कोई। चलो अगला देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। सतीश और मनोज, सतीश ने मनोज को ना एक हेड स्टार्ट दे दिया 40 मीटर का 700 मीटर की रेस में। सतीश की स्पीड जो है वो 9 km/h है। इफ सतीश मैनेज टू बीट मनोज बाय 40 सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ सतीश एंड मनोज इफ दे स्टार्टेड द रेस एट द सेम टाइम। देखो 400 मीटर का रेस था, मान लो ये है एक रेस ट्रैक, तो ये रहा सतीश और ये रहा मनोज स्टार्टिंग में 40 मीटर आगे। जब ये रेस खत्म होता है, समझो ये रहा सतीश और यहां कहीं है मनोज, 40 सेकंड लग गए मनोज को यहां आने में, यही है ना? यहां से यहां आने में मनोज को कितना लग गया? 40 सेकंड। एक चीज और ध्यान रखना, सतीश को 700 मीटर जाना है, जबकि मनोज को केवल 660 मीटर जाना है। ठीक है, उसमें भी मनोज ने सतीश से 40 सेकंड ज्यादा ले लिया। आपसे पूछा है कि इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले देखो सतीश की स्पीड ऑलरेडी दे रखा है 9 km/h, तो 9 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये सतीश की स्पीड है। ठीक है, तो सतीश को 700 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं 5/2 की स्पीड से जाऊं तो 5/2 से डिवाइड करोगे ना, तो 5 से कट किया 14, 280 सेकेंड ये लगा है सतीश को। मनोज को 660 मीटर जाने में ना इससे 40 सेकेंड ज्यादा लगा है, यानी मनोज को 660 मीटर जाने में 280 + 40 320 सेकेंड लग गया। 33 16। अब अगर आप रेशियो देखोगे, एक का स्पीड है 5/2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का है 33/16। 2 से कटा 8, 8 इधर जाएगा, 40 रेशियो 33। दिस इज योर आंसर। बहुत स्मूथली आप आंसर ले आओगे बिना इफ एंड बट के। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ दिस 4 इंटू में 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अपॉन में दिस इज इक्वल टू 40। एक तो देखो, एक तो आपको ना ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए
क्या कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब जो होता है ना, वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो इन दिस क्वेश्चन 4 इंटू में 17 माइनस 7, 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस में 17 इंटू 7 आएगा, अपॉन में सेम 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 40 है। अब देखो 17 में से 7 10, 10 गुना 4 40 से 40 कट गया। सो इनडायरेक्टली ये और ये बराबर हो जाएगा, तो पी की वैल्यू जो होगी ना वो ये हो जाएगी 17 गुना 7 119, वो भी पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आएगी, ध्यान रखना, नेगेटिव में मत कर देना। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। P can do a piece of work in 10 days, Q in 15 days. They work for 5 days. इन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया और बचा हुआ काम R ने 2 दिन में किया है। अगर इनको 2700 रुपए मिले हैं पूरे काम का, तो P और Q को मिला करके डेली वेजेस कितना है? द डेली वेजेस ऑफ P एंड Q कितना है? देखो P प्लस Q, देखो सबसे पहले तो P ने 10 दिन में किया, Q कर सकता है 15 दिन में, तो टोटल काम यहां से 30 आ जाएगा, 3 2, ये एफिशिएंसी आ गई। देखो इन्होंने ना 5 दिन काम किया, 25 काम इन्होंने किया, ठीक है, और बचा हुआ 5 काम R ने किया। तो गौर से अगर देखोगे तो 5 दिन में P करेगा 15 काम, Q करेगा 10 काम, और बचा हुआ काम R ने किया है 2 दिन में 5 काम। तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए, 3 2 और 1, 3 2 और 1। तो 2700 को जब आप 3 2 1 में डिवाइड करोगे ना, 450, 900 और 1350 आ जाएगा। तो कायदे से P और Q ने मिलके 2250 रुपए कमाया है। कितना? 2250 रुपए। कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन में वो कितना कमा रहा था? 450। आपसे डेली वेजेस ही पूछा है। अच्छा सवाल है। 10 240 कितना होगा? देखो भैया क्वाड्रेंट आना चाहिए, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा, तो ये वाली वैल्यू तो पहले ही हटा दो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। अब 10 240 को लिख सकते हो 10 180 प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका 1060। 1060 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। The interest calculated at a certain rate on a certain sum of money for Y, X for second year and third year is rupees 770 and 247 respectively. अच्छा मनी है। देखो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है ना, निश्चित दर पर गणना की गई, दूसरे और तीसरे वर्ष का रेशियो दे रखा है, धनराशि x पूछा है कितना होगा। देखो क्या है, एक अमाउंट है x, ये ध्यान रखना, ये मनी है, ये y अलग से नहीं है, ये मनी है। x फॉर सेकेंड ईयर, x मान लेते हैं, प्रिंसिपल है हमारा x, फर्स्ट ईयर का नहीं पता, सेकेंड और थर्ड ईयर का पता है। कितना? 770 है, और थर्ड ईयर का 847 है। अब ये जो 847 आया होगा ना, ये ऐसे आया होगा 770 प्लस में 47 रुपए, 77 रुपए, ठीक है। 770 प्लस 77 रुपए, क्योंकि देखो जो आप सेकेंड ईयर कमाते हो ना, थर्ड ईयर वो तो कमाओगे ही कमाओगे, प्लस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कमाओगे। क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हो कि 847 700 का वही रेशियो होगा। पहले साल का आप देखो कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। जैसे इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, वही इन दोनों का भी होगा। आप कमा ऐसे ही रहे हो ना, तो कुल मिला के जैसे यहां देखो 770 प्लस 10% है ना, 770 का 10% 77 होता है, तो ये भी जो 770 होगा ना, ये इस तरीके से होगा, 700 प्लस 70, यहां पे 700 रहा होगा। देखो 700 700 प्लस 70, 770 प्लस 77, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है,
और 1 साल का इंटरेस्ट 70 है, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 7000। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या बोला है ये। पहले साल का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, या तो रेशियो से निकाल दो या डायरेक्ट निकल रहा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। रेट पूछा होता तो 10 लिखते, लेकिन यहां प्रिंसिपल पूछा है। शिवा ने 5 किलो दही खरीदा है, एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल खरीदा है और एक एग का ट्रे खरीदा है सुपरमार्केट से, टोटल 245 रुपए में। अगर ट्रे ऑफ एग और कोल्ड ड्रिंक का बॉटल 165 है तो कर्ड का प्राइस कितना होगा? अरे भाई 245 में 165 घटा दो, 80 रुपए। 80 रुपए में 5 केजी खरीद लिया तो एक का प्राइस 16 केजी हो गया ना। ये तो बहुत इजी है। दो कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। एक का रेडियस 12 है, एक का 37 है। पी क्यू डायमीटर है बिगर सर्कल का और क्यू आर टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल एट आर पे, विच मीट्स द बिगर सर्कल एट एस। पूछा पी आर इनमें से किसके क्लोज है? देखो, सबसे पहले दो सर्कल बनाओ। पी क्यू डायमीटर है, ये रहा पी क्यू, और टेंजेंट एट आर, ये आर है, एस। आपसे ना आर पी पूछा, यानी ये पूछा है, आपसे आर पी पूछा है। ये अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये जो आर पी है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये जो कॉर्ड है ना बड़े वाले एक सर्कल का, उसका हाफ है। अभी देखो, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना था? 37, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना ये 37 है, और छोटे वाले का कितना है? 12 है। तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री है। 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 35, 12, 37 होता है क्या? ये क्या है? पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ अ बिगर सर्कल। हाँ ठीक है। क्यू आर इज द टेंजेंट, ओ सॉरी, क्यू आर टेंजेंट है। नो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये P है, इसको Q मान लेते हैं, तो क्यू आर एक टेंजेंट है। ओके, आपसे आर पी पूछा है। एक बार ना मैं फिगर दोबारा बनाता हूं, फिगर बनाने में हमने ना गलती कर दी थोड़ा सा। पी क्यू इज द डायमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना फिगर बनाना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, एक सर्कल ये है, एक सर्कल हमारा ये है, एक टेंजेंट था, पहले एक डायमीटर बनाते हैं। देखो, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, ये सेंटर है मान लेते हैं O। क्यू आर इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, क्यू आर इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल विच मीट द बिगर सर्कल एट S। ओके, आपसे पूछा है आर पी की वैल्यू कितनी होगी। ओके, सो ये पूछ रहा है आपसे ये कितना होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, इवन बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये निकालने के लिए ना, पी आर निकालने के लिए आपको पी एस भी निकालना पड़ेगा और एस आर भी निकालना पड़ेगा। तो जब मैं छोटे वाले ट्राइंगल का यूज करता हूं, अभी रेड को मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको बस। देखो, छोटे वाले ट्राइंगल का रेडियस कितना है? 12, बड़े वाले का 37, उस हिसाब से ना ये 35 आ जाएगा और ये भी 35 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अभी देखो, ये 35 है, ये 35 है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई, टेंजेंट से सेंटर पे लाइन खींचो तो 90 डिग्री होता है, और डायमीटर से या एंगल इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी 90, ये भी 90। तो यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये भी बिल्कुल आर जो है ना वो क्यू एस के मिड में है, तो ओ भी पी क्यू के मिड में है, तो ओ आर और पी एस क्या होगा? ये जैसे 12 है तो ये 24 हो जाएगा। अब आप देख लो, ये 24 है, ये 35 है, तो पी आर कितना होगा? तो पी आर इज नथिंग बट, देखो, पी आर स्क्वायर जो होगा
वो हो जाएगा PS का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और 35 का स्क्वायर 1225। 12 5 17 1801। 1801 का रूट निकालना हमें। ठीक है, आप देखो कि सारी वैल्यू क्लोज क्लोज ही है, तो हमें ना हर चीज सीख लेना चाहिए। बहुत बच्चे ये सीखते हैं नहीं, सीखते ही नहीं है। 16 2 0 1 4 4 8 2 42 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, दो ऑप्शन है इसमें भी, देखो 82 दूनी 164 37 84 पॉइंट लगाया 2 0। अब किससे करें? 5 से नहीं कर सकते, 4 से करना पड़ेगा। 42.4 ये रहा। ये आना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, रीअकरिंग डिजिट का है और जबरदस्त सवाल है। देखो, एक तो आंसर जो है ना फ्रैक्शन में नहीं है। अब आई डोंट नो इसके ऊपर बार है या नहीं है, ये दिक्कत कर जाता है। वैसे अच्छी बात यह है कि सारे अलग अलग है। पता है क्या करो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो देखो 2.53 इसको 3 बार और लिख लिया, मतलब टोटल 3 बार लिख लिया करो, 2 बार और। सेम 1.046 तो यहां 5 आ जाएगा। सेम 0.494949 अब देखो 6 5 11 4 15 कैरी फॉरवर्ड 1 9 4 13 3 16 1 17 कैरी फॉरवर्ड 1 5 1 6 6 12 4 16 के 6 हासिल 1 3 1 4 4 8 9 17 के 7 हासिल 1 5 6 11 4 15 16 3 1 4 4 8 9 17 5 4 9 1 10 4.076। ठीक है, अभी देखो, बट वही दिक्कत है ना कि 3 53 4 से तो ज्यादा आएगा फॉर श्योर, और इससे भी ज्यादा ही आ रहा है, तो क्लोज टू यही आएगा। आप यहां पे भी नहीं जा सकते, यहां पे भी नहीं जा सकते, तो क्लोज तो यही आ रहा है और कोई सा नहीं आ रहा। एक ट्रेन है जो चेन्नई के लिए लीव करता है कितने बजे? 5 बजे, और कोयम्बटूर पहुंचता है 12 बजे। ठीक है, 5 PM है और 12 AM है, ध्यान रखना। अनदर ट्रेन लीव्स कोयम्बटूर एट 4 PM एंड रीचेस चेन्नई एट 1 AM। एट वॉट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर? देखो भाई सिंपल सी बात है, पहले ट्रेन मान लो ए है, उसको ना 7 घंटे लगे हैं, और दूसरा ट्रेन बी है 4 PM पे निकल के 1 AM पे पहुंचा है, तो इसको टोटल 9 घंटे लगे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेना है जो 7 और 9 दोनों के टेबल में आ जाए। तो आप बोलोगे सर 63 है, तो मान लो कि चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच का डिस्टेंस है 63 किलोमीटर। अब आप देखो 63 किलोमीटर है इनके बीच का डिस्टेंस। स्पीड की बात करोगे 9 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर। अब यह सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कैसे? देखो, सबसे पहले पहली ट्रेन 4 बजे निकली थी, यहां से 4 बजे 1 घंटा ये पहले चल चुका है, यानी 7 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में 56 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। 5 बज चुके हैं, एक की स्पीड 9 है, एक की स्पीड 16 है। 4 से कट करोगे या 8 से कट करो, 7/2 3.5 आवर्स और लगेंगे। कब से? 5 बजने के बाद। तो जैसे ही 8:30 बजेगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे क्रॉस करते हुए। बहुत शानदार सवाल है, हल्के में मत लेना। 91 जो है ना वो मीन प्रोपोर्शनल है 49 और एक्स स्क्वायर का। तो पूछा x/2 क्या होगा। देखो एक्स स्क्वायर इंटू 49 इज इक्वल टू 91 का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। रूट ए बी इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल। 7 से कट करो 13, सॉरी 7 13, फिर 7 से कट किया 13, तो यहां पे देखोगे x की वैल्यू 13 आ जाएगी। आपसे पूछा x/2, तो x/2 कितना आएगा? 6.5। ये तो इजी है, तो भयंकर इजी है। आगे देखो, a की क्यूब दे रखा है 3a² + 3a दे रखा है।
क्या आप वैल्यू पुट कर पाओगे? अगर आपको लग रहा है कि आप वैल्यू पुट कर पा रहे हो तो गो फॉर इट। ठीक है, जैसे मान लो साफ साफ दिख रहा है कि आंसर साढ़े 60 के आसपास है, तो 4 हो सकता है। 4 का क्यूब 64 है, 4 चौके 16 या 48 है, प्लस 12 है। 48 प्लस 12 60 प्लस 64 124। सेटिस्फाई हो रहा है? 4 पुट करोगे 68 आ जाएगा। बट सोचो अगर नहीं पुट कर पाए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो। ए की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, इसको ना फॉर्मेट में बनाओ, 1 ऐड कर दो इधर भी और इधर भी। अब आप देखोगे ये ना a प्लस 1 की पावर 3 ये फॉर्मूला बन गया है, और ये है 5 की पावर 3। सो इनडायरेक्टली a प्लस 1 जो है ना वो 5 है, a की वैल्यू 4 आ गई। अब पुट कर दो, की फर्क पहनता है। एक शॉपकीपर है, उसने ऑयल को ना 20% ज्यादा मार्क किया है, और एक फॉल्टी मशीन भी दे रहा है जो 10% कम वजन दिखाता है। तो पूछा प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। ये अभी मैंने थोड़े दिन पहले 3 मिनट सीरीज में करवाया है। देखो, कमाई हमेशा डिसऑनेस्टी में 2 तरह से होता है, एक होता है प्राइस से, एक होता है चीटिंग में। प्राइस में तो देखोगे तो ये 100 का सामान 120 में बेच रहा है, लेकिन वेट में जब वो 100 का सामान दे रहा है ना, तो कायदे से वो 90 का ही सामान दे रहा है। तो गौर से देखोगे तो 90 और 120 यानी 3 और 4, यानी एक्चुअली में वो 3 का सामान 4 का रुपए का दे रहा है, यानी 1/3 कमा रहा है। डिसऑनेस्टी बहुत इजी है अगर आप कंसेप्ट समझो तो, नहीं तो बहुत टफ बन सकता है ये। आपसे पूछा फाइंड द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ N12 R12। देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग है। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो जैसे 12p2 है तो 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 12 गुना 11 गुना में 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल, तो ये कट गया 132। ये था हमारा परमुटेशन। लेकिन जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं ना, जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, कॉम्बिनेशन में NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो जैसे 12C2 निकालना था हमें, तो 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, 12 गुना 11 गुना 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2, 66। 132 एंड 66 इज योर आंसर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। 20वां देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया है 364.5 यूनिट। इसको इस तरीके से बनाना है कि हाइपोटेनियस जो है ना वो √2 टाइम्स है बेस के। देन फॉर ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज डैश मोर देन बेस, बेस से कितना ज्यादा है, √2 टाइम्स ज्यादा है, ध्यान रखना। देखो सिंपल है, अगर ये √2 है और ये 1 है ना, तो ये भी 1 होगा, एक चीज ध्यान रखना। ओके सो अगर ये P है तो ये भी P होगा और ये √2P होगा। सो इनडायरेक्टली हमें √2P माइनस P निकालना है। P कॉमन लेने के बाद 1.41 माइनस 1, 0.41 इंटू P निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमें। अब क्योंकि एरिया दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है और बेस और ये दोनों P है, तो एरिया आ जाएगा P स्क्वायर बाई 2, कितना 364.5। तो यहां से आप देखोगे P स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 364 2 729। तो P की वैल्यू आ गई 27। ओके नाउ 0.41 इंटू 27, देखो 27 को जब 0.4 से करोगे ना तो 10.8 आएगा, और 27 को 0.1 से करोगे तो 0.27 आ जाएगा। ठीक है, तो 11.07 27 10.8 0.01 11.07 आ रहा है यार, अप्रॉक्स इसके चले जाओ 729 364 29, ठीक तो है यार ये। एक बार ना मुझे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लेने दो।
क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक्चुअली जो भी आंसर आएगा ना वो 11.07 से तो एक्स्ट्रा ही होगा, तो एक ही ऑप्शन है। मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ना 4.14 होता, तो फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा। अगर मैंने 4 और लगा दिया होता ना तो ये 27-35 बन जाता, तो उस हिसाब से तो बी ही आंसर है। ओके, तो यहां से मॉक खत्म होता है। मॉक का लेवल आपने ऑलरेडी देख लिया है, देन यू नो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इनका एनोटेड पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर लेना, और अगर आप इन मॉक को मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हो तो डू ज्वाइन मॉक मास्टरी 1.2। 50 कॉन्ट मॉक मिलता है आपको केवल 149 में। ओके, इसके अलावा अगर आपको फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चंस करना नहीं आ रहा है, तरीका समझ में नहीं आ रहा, देन दिस बैच इज फॉर यू, द 100 आवर्स 1.0। अगले 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब तो खैर 2-2.5 महीने ही रह गए हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इजीली कर पाओगे, और एम्पल ऑफ क्वेश्चंस है। इतना कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के हम 200-250 क्वेश्चंस करते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए वन शॉट जो सीरीज है वो क्वेश्चंस, हमारे यूट्यूब पे जो वन शॉट सीरीज चलता है वो इसी का पार्ट है। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का, मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। नो इफ और बट, ओनली स्टडी। सिर्फ पढ़ते रहो। धन्यवाद।